तो देखिए, पिछले करीब 130 सालों से इंटरव्यू हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा बन चुका है। पर कभी सोचा है कि आखिर ये है क्या चीज़? क्या ये सच को बाहर लाने का एक जरिया है, या फिर किसी की प्राइवेट जिंदगी में एक तरह की घुसपैठ? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और यहीं से ना सारी बहस शुरू होती है। एक तरफ कुछ लोग हैं जिनके लिए इंटरव्यू सच तक पहुंचने का एक जरिया है, एक कला है। वहीं दूसरी तरफ खासकर जो सेलिब्रिटीज हैं, उनके लिए ये उनकी जिंदगी में सीधी सीधी दखल अंदाजी है, एक ऐसी चीज जो उन्हें छोटा महसूस कराती है। तो पहले उन सेलिब्रिटीज की बात करते हैं जो खुद को इंटरव्यू का शिकार समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इंटरव्यू उनकी आत्मा का कोई हिस्सा चुरा लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ पुरानी संस्कृतियों में लोग मानते थे कि फोटो खिंचवाने से इंसान की आत्मा कैद हो जाती है। एलिस इन वंडरलैंड के रचयिता लुइस कैरल को ही ले लीजिए। उन्हें इंटरव्यू लेने वालों से एक अजीब सा लेकिन वाजिब खौफ था। उन्हें मशहूर होने के ख्याल से ही इतनी नफरत थी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी इंटरव्यू के लिए हाँ ही नहीं कहा। और फिर आते हैं रुडयार्ड किपलिंग। भाई वो तो इंटरव्यू से और भी ज्यादा चिढ़ते थे। उनकी पत्नी ने अपनी डायरी में लिखा है कि किपलिंग इसे एक अपराध मानते थे, मतलब कायरता से भरा, घिनौना, एक ऐसा अपराध जिसकी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन कहानी में एक मजेदार मोड़ भी है। जिस चीज की किपलिंग इतनी बुराई कर रहे थे, वही काम उन्होंने कुछ साल पहले खुद किया था। जी हां, उन्होंने खुद मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। है ना विडंबना? लेखक सॉल बेलो के लिए तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस इतना घुटन भरा था कि उन्होंने इसकी तुलना अपने गले पर पड़े अंगूठे के निशानों से की थी, जैसे कोई सचमुच उनका गला घोट रहा हो। लेकिन जैसा कि हमने कहा, हर कोई इंटरव्यू को एक हमले की तरह नहीं देखता। बहुत से लोगों के लिए ये बातचीत करने और एक दूसरे को समझने का एक बहुत जरूरी जरिया है। डेनिस ब्रायन ने बिल्कुल सही कहा है कि इसमें चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो, फिर भी ये कम्युनिकेशन का एक बेहद काम का माध्यम है। असल में आज के दौर में हम अपने आसपास के लोगों के बारे में जो राय बनाते हैं, वो ज्यादातर इंटरव्यूज के जरिए ही बनती है। सोचिए, एक इंसान दूसरे से कुछ सवाल पूछता है और उसी से हमारी पूरी धारणा बन जाती है, और यही चीज इंटरव्यू लेने वाले को एक जबरदस्त ताकत और प्रभाव देती है। तो हम फिर से उसी सवाल पर आ गए, आखिर इंटरव्यू है क्या? किसी की जिंदगी में बेवजह की ताक-झांक, या फिर किसी को बेहतर तरीके से समझने का एक रास्ता? इस बहस को और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना एक असली उदाहरण देखा जाए। तो चलिए मिलते हैं उम्बर्तो इको से, एक ऐसा इंसान जो अपने आप में ही एक पूरी दुनिया था। देखिए, एक वर्ल्ड फेमस नॉवेलिस्ट बनने से बहुत पहले उम्बर्तो इको की एक और पहचान थी, और वो भी उतनी ही जबरदस्त थी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में प्रोफेसर थे। सेमियोटिक्स यानी संकेतों के अध्ययन के जाने माने विद्वान थे। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन और मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र में एक्सपर्ट थे, और तो और 40 से ज्यादा अकादमिक किताबें भी लिख चुके थे। उनके एक साथी नॉवेलिस्ट डेविड लॉज ने एक बार कहा था, मेरी समझ में ही नहीं आता कि एक अकेला आदमी इतना सब कुछ कैसे कर सकता है जितना इको करते हैं। और सच पूछिए तो ये सवाल हर किसी के दिमाग में था। तो आखिर इको ने ये सब किया कैसे? उनका इंटरव्यू काम, समय और क्रिएटिविटी को लेकर उनके अनोखे नजरिए को सामने लाता है। चलिए उनके कुछ राज जानते हैं। इको ने टाइम मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे वो कहते थे इंटरस्टिस। इसका मतलब है हमारी जिंदगी के वो खाली पल, जैसे किसी का इंतजार करना या लिफ्ट के आने का इंतजार करना। इको ने खुद एक बार कहा था, मैं इन्हीं खाली जगहों में काम करता हूं। आप जब तक पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक लिफ्ट से पहुंचते हैं, उतनी देर में तो मैं एक पूरा आर्टिकल लिख चुका होता हूं। सोचिए जरा। यही नहीं, इको का अकादमिक किताबें लिखने का तरीका भी काफी अलग था। उन्होंने 22 साल की उम्र में ही ये बात समझ ली थी कि गंभीर किताबों को भी रिसर्च की एक कहानी की तरह लिखा जाना चाहिए, जिसमें अपनी गलतियां और सीख सब कुछ शामिल हो। शायद इसी कहानी कहने की कला ने उन्हें 50 की उम्र में एक बेहतरीन उपन्यासकार बना दिया। अब बात करते हैं इको की सबसे मशहूर किताब द नेम ऑफ द रोज की, और उसकी कामयाबी के पीछे के उस रहस्य की जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10 से 15 मिलियन, मतलब दुनिया भर में करीब करीब 1 से 1.5 करोड़ कॉपीज बिकी द नेम ऑफ द रोज की। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक जबरदस्त आंकड़ा है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि उनके अमेरिकन पब्लिशर को लगा था कि अमेरिका में इसकी मुश्किल से 3000 कॉपीज ही बिकेंगी। उनका तर्क भी सीधा सा था, भाई जिस देश में लोगों ने कैथेड्रल नहीं देखा हो और कोई लैटिन नहीं पढ़ता हो, वहां भला ये किताब कौन खरीदेगा?
इस पर इको का अपना एक नजरिया था। उन्होंने कहा, जर्नलिस्ट इसलिए हैरान हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग सिर्फ फालतू और आसान चीजें ही पसंद करते हैं, मुश्किल और गहरी बातें नहीं। इको का मानना था कि दुनिया में ऐसे भी पढ़ने वाले हैं जिन्हें चैलेंज पसंद है। लेकिन आखिर में इको ने भी ये बात मान ली कि उनकी किताब की सफलता का सही समय और उसका पैमाना एक रहस्य ही है। उनका कहना था कि अगर ये किताब 10 साल पहले या 10 साल बाद आई होती तो शायद इसे कोई पूछता भी नहीं। और यही बात हमें वापस हमारे शुरुआती सवाल पर ले आती है। अगर एक बनाने वाला खुद अपनी बनाई चीज की सफलता को एक रहस्य कहता है, तो क्या ये विवादास्पद इंटरव्यू ही उस रहस्य को समझने का हमारा सबसे अच्छा तरीका नहीं है? शायद यही वो मौका है जब एक इंटरव्यू अपराध से कला बन जाता है।